नमस्कार, कैपिटल टीवी के न्यूज़ रूम चैट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दा चल रहा है एक फिल्म को लेकर, द कश्मीर फाइल्स। और आज हमारे बीच कैपिटल टीवी के तमाम एडिटोरियल स्टाफ बैठे हुए हैं जिन्होंने कल यानी हम सब कल इस फिल्म को देख करके आए हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि इस फिल्म को देखने के बाद उन्हें क्या लगा कि क्या ये फिल्म वाकई हकीकत बता रही है, राजनीति हो रही है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, या फिर किसी पार्टी विशेष के लिए ये फिल्में बनाई गई है। क्योंकि तमाम तरह के आरोप इस फिल्म के साथ साथ चल रहे, मतलब विवादों में है। तो सबसे पहले हमारे साथ एक कश्मीरी पंडित हैं, स्वानी भान। ये तमाम तरह की चीज़ों को कैपिटल टीवी में देखती हैं, एडिटोरियल में यहाँ पे काम करती हैं। आपने फिल्म देखी? हाँ जी सर। क्या है ये, सच्चाई बयां हो रहा है या कुछ गड़बड़ है इसमें? नहीं सर, ये तो सच्चाई बताई गई है। पहले हमारे घर वाले कहते थे, हमें बताते थे हमें कि ऐसे ऐसे हुआ था, बट हमने देखा नहीं था, कभी हमने सुना नहीं था, तो हमें ज़्यादा विश्वास नहीं होता था। पर जब हमने ये मूवी देखी हॉल में बैठ के अपनी फैमिली के साथ, तो देखते देखते पेरेंट्स को तब पता चला कि एक्चुअल में ये सब चीज़ें हुई है, और कि उन्होंने अपने एक पंडितों की इज्जत के लिए सब कुछ घर बार छोड़ के, नीवन एक कपड़ा भी ना उठाया, बिना उठाए वो लोग घर छोड़ के गए हैं, सिर्फ एक रिस्पेक्ट के लिए अपने घर की। तो जो आपके परिवार के लोगों ने देखा तो क्या इमोशंस थे उनके? दे वर क्राइंग सर, मतलब उधर मूवी देखते टाइम उनका ऑटोमेटिकली रोने आ रहा था। कुछ ऐसे सीन्स थे जो एक्चुअल में थे और बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब कर रखा था उन्होंने, मतलब बता रखा था एक्चुअली। तो उनको देख देख के हमें भी एक्चुअल में रोना आ गया, देख के कि एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स ने, दादा दादी ने ये सब देखा है। वो डरे हैं, अपने ही जगह में रहने में डरे हैं, वो उनको अपनी ही जगह में रहने नहीं दिया। तो क्या कह रहे थे कि वो वाकई जो फिल्म में दिखाई जा रही है वैसा ही कश्मीर में हुआ था उस वक्त? हाँ जी सर, हमें बचपन से यही बातें सुनाई गई थी कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी हमारे साथ। तो ये सब हमें बताते थे दादा दादी कि ऐसा ये सब हुआ है आप लोगों के साथ, कि मतलब हमारे हस्बैंड्स को, दादा को, सबको, मतलब इन लोगों को मार दिया जाता था हमारे सामने ही। तो हम लोगों ने तब बताते थे कि सिर्फ वो एक रात का टाइम था कि जब सब निकल गए थे वहाँ से, कोई सिर्फ एक अपनी जान और अपनी इज्जत के लिए वो सब लोग छोड़ के निकल गए थे सब कुछ। मतलब ये है कि जिन लोगों ने इस दंश को सहा है, अगर वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ये फिल्म हकीकत बयां कर रहा है, तो इसका मतलब एक हिम्मत विवेक अग्निहोत्री ने दिखाई है। क्योंकि ये एक बहुत ही अनकंफर्टेबल ट्रुथ है जिसको पर्दे पे लाना एक तो हिम्मत की बात है, और तमाम तरह की चीज़ों को फेस करना, क्योंकि हिंदुस्तान में अब तक इन चीज़ों को छिपा कर रखा गया था। हमारे साथ प्रवीण है, ग्राफिक्स का काम करते हैं। आप जब फिल्म देख रहे थे, आपको कश्मीरी पंडित के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब आप फिल्म आपने देखी तो आपको क्या लग रहा था? फिल्म देखते समय आप क्या फील कर रहे थे? सर, सबसे पहले तो विवेक अग्निहोत्री जी को इस फिल्म के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए सभी लोगों को। और कश्मीर के बारे में सर इतना कंफर्म तो नहीं था मेरे को, और जिस तरीके से स्टार्टिंग में जो मुझे शुरू में लगा, मूवीज़ में बहुत सी देखता हूँ, लेकिन कुछ टाइम से ऐसा लग रहा था कि मतलब ये फिल्म जब आई जिस समय, तो इसकी पब्लिसिटी उतनी नहीं हुई थी उस हिसाब से। और धीरे धीरे कुछ मुद्दे ऐसे सामने आए, जैसे कपिल शर्मा शो हो या अदर शो हो, बड़े बड़े स्टार्स जाते हैं अदर बड़े शोज में अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए। उस बीच एक ये थोड़ा सा वाकया निकल के आया जो उस समय मुझे लगा कि मतलब इस फिल्म को प्रमोट नहीं किया जा रहा। तो थोड़ा सा फिर कंफर्म हुआ कि मतलब क्या है ऐसी इस फिल्म में। थोड़ा सर जानते तो थे कश्मीरी पंडितों के बारे में, मतलब जितना सुना था उस समय। तो फिर जब पता लगा फिल्म को प्रमोट नहीं किया जा रहा, और विवेक जी के कुछ वीडियोस देखे थे हमने यूट्यूब पे जो प्रमोट के लिए भी कह रहे थे उस समय, तो फिर हमें थोड़ा सा लगा। एक्चुअली मैं हर संडे जाता भी था मूवीज़ देखने, तो फिर इस बार सोचा कि चलो ये मूवीज़ अपने यार दोस्तों और भाइयों के साथ देखी जाए। तो जब गया देखने, तो वाकई में विवेक सर ने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है। पहले सीन से ही वो फिल्म इतनी तेज़ तरार है और दिल को छू लेने वाली कहानी है वो। कई सीन ऐसे हैं इसमें जो कि आपकी आवाज़ नहीं निकलती कई सीनों में। ख़ास तौर पे जो एक्टिंग है इनकी, ये बादशाह जी हैं,
कोई एक्ट्रेस से नहीं, अभी ज़्यादा तो नहीं जानता मैं उनके बारे में। उनकी एक्टिंग जब जब देखी मैंने इसमें, मतलब दिल को छूने वाली है और रुला देने वाली है फिल्म। तो डर भी लग रहा था? डर सर, फिल्म जब लास्ट में ख़त्म हो रही थी तो वाकई में कुछ टाइम के लिए तो बिल्कुल ही फिल्म का जब एंड हुआ तो मुंह से मतलब आवाज़ तक नहीं निकल रही और शरीर भी कुछ अजीब सा कांपने लगा उस समय। और लोग जितने भी बाहर जा रहे थे सिनेमा हॉल से, बस सन्नाटे में ही बाहर निकलते हुए चले गए। और मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छा है विवेक जी को अगर फिल्म प्रमोट करने का मौका नहीं मिला या नहीं दिया गया, अच्छा ही है, क्योंकि पब्लिसिटी खुद लोगों ने ही इस फिल्म की इतनी अच्छे तरीके से कर दी है। ये नॉर्मल लोगों का एक रिएक्शन जो फिल्म के अंदर है, जिन लोगों ने भी देखा, सिनेमा हॉल में सन्नाटा, लोग कांप भी रहे थे, सिसक के रो भी रहे थे। अगर आप फिल्म देखने जाएंगे आपको इस तरह की चीज़ें दिखेंगी। और जब लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता था तो वहाँ पे नारेबाजी भी शुरू होती थी। बबीता, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर, जब मैं मूवी देखने गई, पहली बात तो मुझे जब बताया गया मूवी, जब मैं इस पे कर ही रही थी स्टोरीज़, तो बहुत सारे मुझे दर्शकों ने यही सजेस्ट किया कि मैम एक बार आप मूवी ज़रूर देखिए, इसको ज़रूर देखिए। तो मैंने फिर प्लान बनाया कि मुझे मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि दर्शक भी बोल रहे हैं और इतना ज़्यादा इसके बारे में बातचीत हो रही है। तो जब मैं मूवी देखने गई तो स्टार्टिंग जैसे हुई, तो जब वो सामने वो जो दृश्य चल रहे थे, मैं खुद ही उस चीज़ को देखकर मैं एकदम सन्न रह गई, मैं दंग रह गई कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। हालांकि इतिहास पे बहुत सारी मूवीज़ बनाई गई है, बहुत सारे लोग जो है जिन्होंने इतिहासकार पे बनाई है, इतिहास पे बनाई है, लेकिन ये जो मूवी थी वो अलग ही तरीके से दिखाई गई है। कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों के बारे में बताती है, उनकी औरतों के साथ क्या कुछ हुआ है उसके बारे में बता रही है, उनके बच्चों के साथ क्या हुआ है, किस तरह से उनके साथ बर्बरता की गई है, उनकी इज्जत पे बनाई थी, उन्हें रात ही रात भागना पड़ा था। तो बहुत ज़्यादा बर्बरता इसमें दिखाई गई है जो चीज़ें थी। लेकिन एक जो चीज़ मुझे मूवी में लगी, जिस तरह से सोनाली बोल रही थी कि मतलब जब हम कहानी बताते हैं तो हम इतना ज़्यादा टच नहीं हो पाते, लेकिन जब हम वो सीन देखते हैं तो हम ज़्यादा टच कर पाते हैं उस चीज़ को। तो मूवी में जो था वो सीन कम थे, तो क्योंकि कहानी बताई, जिस तरह से बताया गया है कि मूवी से काफ़ी सारे सीन्स हटा दिए गए, उसके बाद इसे ब्रॉडकास्ट किया गया, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज थी इसमें। लेकिन जो विवेक अग्निहोत्री, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है, कास्ट की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। और साथ ही साथ मैं इंटरव्यूज़ देख रही थी, जब अनुपम खेर आए थे, विवेक आए थे, वो खुद रोने लग गए थे। वहाँ पर जितने भी कश्मीरी पंडित थे वो रोने लग गए थे, वो इतना थैंक्स बोल रहे थे उन्हें कि आपने हमारे जो दर्द को सबके सामने लाया है, हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है। क्योंकि एक ठप्पा था हम पे, एक दाग था कि आप रात ही रात को भाग गए, आप अपने मतलब के लिए भाग गए, तो वो बहुत बड़ी बात थी। तो विवेक जी ने जो जिस तरह से दिखाया वो बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसके लिए मैं उनके लिए भी शुक्रिया कहना चाहूँगी। मतलब फिल्म हकीकत बयां तो कर ही रही है, साथ ही साथ ये एक इस तरीके से दर्शकों के दिलों को छू रही है जिसका एहसास यहाँ पे तमाम जो हमारी टीम के लोग हैं वो फील कर रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम लोगों को भी इस तरह की फिल्में टच कर रही होंगी, उसके डायलॉग्स, उसके सीन्स, और ये जो हकीकत जिसे अब तक 32 साल तक छिपा कर रखा गया वो दुनिया के सामने आया। पूरी साहब बताइए, आप देखें तो आपको क्या लगा? सर नमस्कार, सबसे पहले तो, और पूरी द कश्मीर फाइल्स टीम की पूरी कास्ट को हमारी ओर से हैट्स ऑफ। सर बहुत ही अंदर तक हिला देने वाली किसी के लिए भी वो चीज़ें थी। सबसे बड़ी चीज़ कि यह कोई एक सामान्य पिक्चर नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल हकीकत को एक स्टार के माध्यम से इसको उतारा गया है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य आज इस पिक्चर के बाद भी ये रही लोगों के साथ कि जहाँ एक और लोकतंत्र में इस बात को कहा जाता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन था। ये स्वभावतः इस पिक्चर में उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उसमें राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, इस तरह की व्यवस्था, राजनीतिक जितने भी लीडर्स थे या जो इतने अकर्मण्य बने हुए थे, चाहे केंद्र से लेकर राज्य तक, जबकि जनता द्वारा जनता की संरक्षण के लिए ये व्यवस्था की गई है जनतंत्र में। लेकिन वहाँ जिस तरह कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार के साथ सभी मूक दर्शक बन के और हथियार डाल के बैठे रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का और कुछ नहीं हो सकता। एक छोटी छोटी बातों को लेकर जहाँ लोग अपनी और अभिव्यक्ति और अपने अधिकार की बात के लिए झंडे लेकर उठते हैं, कहाँ चले गए? यहाँ इस समय जो इतनी बड़ी जेनोसाइड हो रही थी, क्या इस समय किसी के लिए कोई अधिकार सामने नज़र नहीं आया? ये एक बड़ी बात है। अच्छा पॉइंट पूरी साहब ने उठाया है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ,
राइट टू एक्सप्रेशन, इस तरह की बातों के झंडा बरदार थे। वो उस समय तो चुप थे ही, 32 साल तक भी इस मुद्दे पे सन्नाटा रहा और इसलिए इस फिल्म की अहमियत बिल्कुल ही बदल गई है। लोग स्वयं इसका प्रचार कर रहे हैं और जिस तरीके से सिनेमा हॉल के अंदर और सिनेमा हॉल के बाहर वो भीड़ और वो जज्बा, वो जोश और जो नारेबाजी हो रही है, वो कभी दूसरे फिल्म में इस तरह का एक्सपीरियंस हमने देखा। पूजा, आपने कभी देखी इस तरह की फिल्मों में नारेबाजी होती हो? बिल्कुल कभी नहीं देखा। और लोग जब मूवी खत्म होने के बाद भी थिएटर से निकलते हैं तो गॉसिपिंग करते हैं, ऐसा रहा वैसा रहा। लेकिन पहली ऐसी मूवी थी कि जो लोग मूवी खत्म होने के बाद जब निकल रहे थे तो सभी की आंखों में आंसू, सब की बोलती बंद, कोई क्या बोले, सब चुप। मैं कहना चाहूँगी, आपने बार बार कहा कि फिल्म एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। नो डाउट फिल्म एक सच्चाई बयां कर रही है और सच्चाई बयां कर रही है तभी इसको लेकर राजनीति हो रही है और राजनीति वही लोग कर रहे हैं जो इस सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। फिल्म के कई ऐसे डायलॉग्स हैं जो आपके दिल को छूते हैं, जैसे कि कश्मीरी पंडितों ने तो कभी बंदूक नहीं उठाया, कश्मीर को लोग जन्नत की तरह समझते हैं, जन्नत मांगते हैं, लेकिन उसी जन्नत को लोग जहन्नुम बनाने के लिए जिहाद इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें जन्नत चाहिए। तो ऐसे कई डायलॉग्स हैं जो सीधा दिल पे लगती है। ऐसा एक्साइटमेंट किसी भी फिल्म को लेकर लोगों के अंदर नहीं देखने को मिला जो कश्मीर फाइल्स को लेकर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कश्मीरी पंडित है जिन्होंने इस काले सच को देखा है, जाना है, उनके परिवार में इस तरह की चीज़ें हुई हैं, उनका ये कहना है कि फिल्म में तो बस कुछ ही परसेंटेज की चीज़ें दिखाई गई हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिल्म में लिमिटेशंस की वजह से दिखाई नहीं जा सकती। तो ज़रा सोचिए कि फिल्म के माध्यम से बस एक पिक्चर रखने की कोशिश की गई है कि उस वक्त ऐसा हुआ था, पर जिन लोगों ने ये महसूस किया है, जिन लोगों ने देखा है, उससे भी भयावह स्थिति थी। तो भयावह स्थिति कितनी ज़्यादा थी, शब्द नहीं है उसके लिए। सही बात है। और आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया, जो अग्निहोत्री के खिलाफ एक बड़ा आरोप भी लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, इसमें बहुत सारे जो शॉट्स हैं, जो इस तरह से जो वायलेंस को दिखाया गया है वो अवॉइड करना चाहिए था। चाहे वो किसी की मौत को, गोलियों को जिस हिसाब से दिखाया गया, वो सीन्स नहीं होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि जब आपने इस फिल्म को देखी कि जिस तरह के जो बिल्कुल ही रियलिटी वाले जो सीन्स थे, चाहे बच्चों को सिर पे गोली मार के गड्ढे में डाल देना, ये तस्वीरें झकझोरती है, या आपको लगता है कि ये फिल्म में होना चाहिए था और जो सीन्स कटे हैं उनको भी इसमें होना चाहिए था, तब लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से सच्चाई के बारे में मालूम चलता है? सर, ये तो 10% भी नहीं है जो मूवी में दिखाया गया है, जो असल में 1990 में हुआ था उन लोगों के साथ। मेरा तो सवाल उन डायरेक्टर से है कि आप इतनी छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं, आइटम सॉन्ग्स के साथ बनाते हैं, अभी तक 30 सालों 35 सालों तक कहाँ क्यों नहीं बताया हमें ये राज? हम तो आए दिन सुनते थे, दोस्तों से सुनते थे, कश्मीरी पंडित से, कि ये हुआ है, एक एक सीन में गूज बम्स आ रहे थे। तो 10% भी नहीं है जो उस मूवी में दिखाया गया है। तो मतलब ये कि सीन्स को और भी माने जो आरोप लग रहे हैं कि बिल्कुल प्रोपेगेंडा फिल्म है, इस तरह का बिल्कुल ही इसको कह सकते हैं कि गौरी सीन्स दिखा करके लोग सिंपैथी बटोरने का काम विवेक अग्निहोत्री ने किया। क्या आप इस तरह के आरोप पे एग्री करती हैं? बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ मैं। ये सिंपैथी का कार्ड नहीं प्ले कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टर्स, यहाँ पे सिंपैथी कार्ड नहीं, वो रियलिटी है। रियलिटी को बताना डायरेक्टर्स का काम है। ये काम डायरेक्टर का है और इसीलिए इस तरह की सीन को अपने फिल्म में डालना, और मैं आपको बता दूं कॉमर्शियली इस तरह की फिल्में बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह की सच्चाई और बिना एंटरटेनमेंट के, बिना किसी बड़े कास्ट के, बिना हीरोइन के हिंदुस्तान में फिल्म बनाना अपने आप को घाटे में डालने की जैसा है। फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, लेकिन फिर भी विवेक अग्निहोत्री ने इस सच को दिखाने की हिम्मत की और एक फिल्म जिसमें गाना नहीं, जिसमें लव सॉन्ग्स नहीं, जिसमें प्यार मोहब्बत नहीं, क्योंकि और भी एक फिल्म आई थी शिकारा, किस तरीके से आप जेनोसाइड के एक क्लाउड के नीचे आप तरह तरह के नैरेटिव को आप पैडल करते हैं। अंशिका, जो पब्लिक रिस्पांस है, क्या ये बताता है क्या ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फिल्म है या नहीं है?
जी सर, सबसे पहले तो मैं विवेक अग्निहोत्री और इस फिल्म की पूरी कास्ट को सल्यूट करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, उनकी जो पूरी इसमें मेहनत लगी है, किस तरह से उन्होंने एक सच्चाई को, एक कश्मीर के काले सच को यहाँ बयां किया है, उसको दिखाने के लिए पूरी हिम्मत दिखाना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। उसके बाद जो कंट्रोवर्सी इस फिल्म को लेकर हो रही है विवेक अग्निहोत्री के अगेंस्ट, जो पब्लिक रिस्पॉन्स की आप बात कर रहे हैं, पब्लिक पूरी तरह से इस फिल्म को सपोर्ट कर रही है। वो चाहती है कि इस तरह का जो सच दुनिया के सामने अब तक नहीं आया है। हालांकि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ सिर्फ वहीं तक ये बात सीमित नहीं है, आगे और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के सामने नहीं आए हैं, जिनके बारे में जनता नहीं जानती। तो वो चाहती है कि इस तरह की सच्चाई लोगों के सामने आए, दुनिया देखे कि हिंदुस्तान में कश्मीरी पंडितों के साथ में क्या क्या हुआ, और भी जो कई मुद्दे हैं, कई कहानियाँ हैं। और साथ ही इसको लेकर एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, जैसा कि आपने बताया कि प्रोपेगेंडा बता रहे हैं लोग, इसमें भी अपना हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा ढूंढ रहे हैं, इस्लामोफोबिया यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये फिल्म इस्लामोफोबिया फैला रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो फिल्म है, जस्ट बिकॉज ये फिल्म इस्लामोफोबिया फैलाती है, इन लोगों को ऐसा लगता है तो क्या हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ कश्मीर में, क्या उसको ना दिखाया जाए? देखिए, आप बात बिल्कुल सही है। ये आरोप लग रहे हैं कि भाई इस्लामोफोबिया को ये बढ़ावा देने वाली फिल्म है। अरे भाई, मस्जिद से अनाउंसमेंट हो, इस्लाम के लिए जिहाद के नाम पे आप लोगों की हत्या करें और ये हकीकत हो और उसे बताया जाए, तो आप इस तरह के टैग्स लगाएंगे, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन अंशिका ने एक और बात कही कि भाई इस तरह के और भी केसेस हैं जिसके ऊपर इस तरह की सच्चाई, हकीकत पे आधारित फिल्में बननी चाहिए। यही बात प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। आप भी फिल्म देखने गए, कितने बजे की फिल्म थी आपकी? हमारी फिल्म 11 बजे की थी। भीड़ थी वहाँ? हाउसफुल था। हाउसफुल? 11 बजे रात में हाउसफुल? जी हाँ। नारेबाजी भी हो रही थी? जी, शुरू होते ही नारेबाजी स्टार्ट हो गई, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इन करीब 5 मिनट तो नारेबाजी ही चली। उसके बाद ही फिल्म स्टार्ट हुआ और इसलिए लोगों को दिक्कत हो रही है। हाँ, मेरा इस फिल्म को देखने के बाद, वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा कश्मीरी पंडितों के बारे में मतलब मैं जानता नहीं था, लेकिन देखने के बाद फिर रोंगटे खड़े हो गए। और उसके बाद मेरा 2-3 सवाल जो इस फिल्म के अंदर से मुझे मेरे जहन में आया। एक तो सबसे बड़ी बात, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में ब्रेन वॉश करने का जो था, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसा होता आ रहा है, चलता जा रहा है। दूसरा मेरा सवाल है कि इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि वो मीडिया के सामने आके फिल्म का जो कैरेक्टर है बिट्टा, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने 25 लोगों को मारा है। अगर उसके बाद गिनती में भूल गया। हाँ, और उसके बाद गिनती में भूल गया, और वो अब तक उनको मतलब किसी तरह का सज़ा ना हुआ। ऐसा क्यों? बिल्कुल जायज़ सवाल है, और इसी सवाल का जवाब इस देश की सरकार को, मोदी सरकार को देनी है। लेकिन नारेबाजी पे एक बात मैं कहूँ कि जिस हिसाब से ये फिल्म सुपर डुपर हिट होती जा रही है, तो इसमें बहुत सारा फॉल प्ले भी हो रहा है। आप भी गए, आपने फिल्म में क्या देखा? सर, हम लोग गए तो शुरू में भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगे, लेकिन इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी बैठे थे जो फिल्म में जहाँ से भड़काने का काम कर रहे थे लोगों को। मतलब भड़काने का मतलब क्या, वहाँ पे हंगामा कर रहे थे? नहीं सर, जैसे उल्टे सीधे बयानबाजी की जाती है, वैसे ये लोग बयानबाजी कर रहे थे। जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि ये मनगढ़ंत कहानी है, बस सब नेगेटिव है। मतलब सिनेमा हॉल के बीच में चिल्ला के कह रहे थे? जी, तो कुछ लोगों ने उनको टोका, तो बोल रहे हैं हम कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे, चिल्लाते रहेंगे। आप कौन से हॉल में देखने गए? सर, यही नोएडा में है, जयपुरिया। जयपुरिया में? कितने बजे का शो था? सर, 7:30 का। 7:30 बजे के शो में ये चीज़ें हुई कि कुछ लोग अंदर घुस करके हंगामा कर रहे थे कि ये प्रोपेगेंडा है, झूठ है। जी सर, बाहर निकलने के बाद भी जो कुछ लोग खामोश थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही थे जो हो हल्ला करते हुए निकल रहे थे। मतलब ये है कि इसके ऊपर अब एक तरह की राजनीति भी हो रही है कि क्योंकि पब्लिक परसेप्शन उसमें पूरी तरीके से बदलाव आ रहा है। और एक जो बड़ा सवाल जो श्याम ने उठाया वो ये कि क्या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लोगों के दिमाग को इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो कैरेक्टर कन्हैया का है, जो इस फिल्म में कृष्णा बना हुआ है, तो क्या ये आज़ादी के जो नारे लगाए जाते थे, जिसका एक अलग इंटरप्रिटेशन बताया जाता था कि भाई ये तो कन्हैया कोई गलत नारेबाजी नहीं कर रहा,
ये तो भूखमरी से आज़ादी, अशिक्षा से आज़ादी की मांग कर रहा है। अब ये बताइए, आज़ादी का जो नारा फिल्म देखने के बाद अब क्या लग रहा है कि आज़ादी का नारा किस लिए लगाया जाता है? आज़ादी का नारा सिस्टम के खिलाफ लगाया जाता है, मुझे ऐसा लगता है। देश के खिलाफ? बिल्कुल, ये देश के खिलाफ आज़ादी का नारा क्या लगा इस फिल्म को देखने के बाद? बिल्कुल, कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश तो ज़रूर की गई। जैसे उन्होंने यूनिवर्सिटी की बात की, वाकई ऐसी जगह आज की डेट में भी देखा जाता है कि लोगों को भड़काया जाता है, पोल्यूट किया जाता है, तो उससे हमें निजात चाहिए। तो ये आज़ादी का नारा एक कंट्रोवर्शियल नारा हो गया। अब जिस हिसाब से ये लुटियन मीडिया, ये विपक्ष, राहुल गांधी जाके खड़े हो गए, अरविंद केजरीवाल खड़ा हो गया जेएनयू के पास जाकर के, ये आज़ादी आज़ादी। तो ये आज़ादी दरअसल ये नारा है जिहाद का नया नाम। ये जिहाद के नाम पे नारा लगाने का एक नया शब्दावली है। क्या पुरी जी, क्या लगता है आपको? निश्चित तौर पे सर, सबसे बड़ी बात है कि जिनके लिए ये शिक्षण संस्थाएं बनी हैं, वहाँ केवल शुरुआत में बिल्कुल रॉ माइंडेड कैंडिडेट जाते हैं, वहाँ गुरु के सानिध्य में वो सीखने जाते हैं। लेकिन आज जो प्रोस्पेक्ट है गुरु का, हमारा जो प्राचीन संस्कृति और सभ्यता में गुरु को सर्वोपरि माना जाता था, भगवान के सदृश माना जाता था, आज उनकी गरिमाएं इसलिए भी खोई हैं क्योंकि वहाँ जाकर जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ या बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में जो उनके नैरेटिव हैं, वो सही चीज़ को प्रेडिक्ट करने के बजाय उनको एक आधी अधूरी सच बताकर उनके माइंड को ब्रेन वॉश किया जाता है। इस पिक्चर के अंदर डायलॉग में ही बेसिकली जब उन्होंने जो प्रोफेसर साहिबा हैं वो बताती हैं कि ये देश जो है, पर्टिकुलर जो स्टेट है इस पर्टिकुलर काम के लिए जिम्मेवार है। वो बताती हैं कि जब भारत का कश्मीर के ऊपर भारत का अनाधिकृत रूप से उसका कब्जा है, जब यूनाइटेड जनरल असेंबली में जब इस बात की वो चीज़ें मुद्दे को ले जाया गया है, तो वहाँ पे ये था कि कुछ समय बाद वहाँ पे इलेक्शन कराई जाए। उन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्शन किस कंडीशंस में होनी चाहिए थी। इलेक्शन का सबसे पहला कंडीशन था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ऑल्सो फ्री फ्रॉम द आर्मीज फ्रॉम देयर फॉर द पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के आर्मी को पहले बाहर करना था, उसके बाद इंडियन आर्मी अपनी ऑक्यूपेशन छोड़ती और दोनों को कंबाइन करके इलेक्शन होना था। उन्होंने ये बताया कि केवल जो है वहाँ पे इंडियन ऑक्यूपेशन है अनऑथोराइज्ड और वहाँ पे अभी तक प्लेसिसाइड नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। और जो इस फिल्म में जो प्रोफेसर की रोल कर रही हैं, आज सवेरे सारे लोग पूछने लगे भाई जेएनयू में, सारे लोग जानते हैं मैं जेएनयू से हूँ, कि भाई ये कोई रियल में इस तरह की कोई प्रोफेसर है या नहीं है। निवेदिता मेनन नाम है उनका। और वो जो बात पूरी साहब बता रहे थे कि ये प्रोपेगेंडा कि वहाँ प्लेबिसाइड होना था, हिंदुस्तान की स्टेट ने प्लेबिसाइड नहीं कराया, तो उसमें वो हमेशा इस बात को कहती कि अगर सच बताया गया हिंदुस्तान को तो इंडियन नेशन स्टेट जो है वही क्रम्बल कर जाएगा। लेकिन सच निवेदिता मेनन जैसे या अर्बन नक्सल्स ये भी नहीं बताते। जो बात पूरी साहब ने बताया कि प्लेबिसाइड के पहले का एक कंडीशन है, प्री कंडीशन यही है कि पाकिस्तान अपनी आर्मी के कंट्रोल से पीओके को मुक्त कराए। और ये प्लेबिसाइड सिर्फ हिंदुस्तान के साइड ही नहीं, ये प्लेबिसाइड पाकिस्तान के साइड भी होना था। और ये सच जो छुपाया जाता है। अब ये बताइए कि ये जो आज़ादी आज़ादी जब हो रहा है, क्या लगता है कि अब राहुल गांधी कन्हैया से कहेंगे भाई आज़ादी का नारा लगाओ? सर, जैसा देखा जाए ये कह भी सकते हैं। राहुल गांधी विपक्ष सरकार के खिलाफ इन लोगों को बोलने का कोई मुद्दा चाहिए, एक मुद्दा तो इन लोगों को ये मिल ही जाएगा कि सरकार के खिलाफ कुछ कह सके। तो ये तो हाँ, मेरा एक और क्वेश्चन है कि फिल्म में ये दिखाया गया है कि इंडियन आर्मी के वेस में जो पाकिस्तान मतलब जो भी टेररिस्ट का कह लें वो आके और मतलब नरसंहार किए या जो भी किए, तो क्या अगर यही करना था या इंडियन आर्मी को आप बदनाम करके और उसी को यहाँ ला के उसको सामने ला कर और यहाँ ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो क्या अभी तक सरकार, तब की सरकार, अब की सरकार या अभी तक सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं लेती? एक्शन कैसे लेंगे? जिन लोगों ने ये काम किया उन्हें बाद में बाकायदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनसे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं। और हिंदुस्तान की जो लुटियन मीडिया है वो कॉन्फ्रेंस में उनको बुला करके बाकायदा उनसे भाषण दिलवाया जाता है, देश के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर, कश्मीरियत के ऊपर, इंसानियत के ऊपर। ये हत्यारों को यूलोजाइज करने का पूरा प्रथा रहा। मैं तो जेएनयू से हूँ,
मैं तो अच्छी तरीके से जानता हूं कि इन आतंकवादियों को वहां सेमिनार में बुला करके उनसे ये सारे ये वामपंथी ये देशद्रोहियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। आप कुछ कहना जी, मैं कुछ कहना चाह रही थी। फिल्म नो डाउट रुलाती है, डराती है, सहमाती है, पर फिल्म का एक सीन है जो छाती चौड़ा जरूर करती है। फिल्म के एक सीन में दिखाया जाता है कि लाल चौक से पाकिस्तान का झंडा वहां पे लगाया जाता है और इंडियन फ्लैग को उठा के फेंक दिया जाता है। पर आर्टिकल 370 हटने के बाद आज हमारे लाल चौक पे जिस तरह से झंडा लहरा रहा है, वो फिल्म का सीन जरूर छाती चौड़ा करता है। ये बात बिल्कुल सही है और यही तो दर्द है इनका। जो सबसे बड़ा दर्द यही है कि आर्टिकल 370 कैसे हटा दिया गया। ये आर्टिकल 370 हटते ही जो अब वहाँ माहौल बना है, जिस हिसाब से इस सरकार के अंदर ये जो आतंकवादियों के फंड को बाकायदा सीज कर दिया गया, ये जो ह्यूमन राइट एक्टिविज्म के नाम पे ये वामपंथी ये दुनिया भर में प्रोपेगेंडा करते थे, जिसके लिए विदेशों से पैसा आया करता था। ये जेएनयू के प्रोफेसर्स, बहुत सारे पत्रकार, ये आईएसआई एजेंट्स जो न्यूयॉर्क में बैठे हुए थे, डॉक्टर फाई, उसके नेटवर्क में जाकर के ये लोग कश्मीर में ह्यूमन राइट्स के नाम पे हिंदुस्तान के खिलाफ जो भाषणबाजी करते थे, ये सब अब बंद हो गया है। यही इनकी सबसे बड़ी पीड़ा है। हाँ सर, इसी बीच में मैं कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी दर्शकों को, क्योंकि जिस तरह से हम बोल रहे हैं आज़ादी आज़ादी, तो मैं ये बोल दूँ 370 भी हट चुका है, लेकिन अभी भी वहाँ पे आज़ादी के नारे लग ही रहे हैं। क्योंकि राधिका जो है, जिसका रोल निभा रही थी पल्लवी जोशी, उन्होंने खुद अपने बयान में अभी सुबह ही एक बात कही है कि जब हम लोग ये शूटिंग कर रहे थे और लास्ट का सीन रह गया था, तो उस समय तक जो है हमारे नाम पे फतवा जारी कर दिया गया था। हमारे नाम पे फतवा जारी कर दिया था और हम खुद ही घबरा गए थे कि अब शूट कैसे पूरा होगा। लेकिन किस्मत अच्छी थी, किस्मत अच्छी होने के कारण जो है हमारा वो जो लास्ट सीन था, मैंने जल्दी से उन्हें बोला कि जल्दी जल्दी आप पैकिंग शुरू कर दो, हम ये जल्दी से ये लास्ट सीन कंप्लीट करके तुरंत ही एयरपोर्ट में निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कश्मीर में जब ये मूवी शूट हो रही थी, उस समय भी किस तरह से उनके खिलाफ जो है फतवा जारी कर दिया गया था। 370 जब हटाया जा रहा था, उस समय मैं सोचती थी, हमें पता था 370 क्यों हटाया जा रहा है, लेकिन उस समय इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता था 370 के लिए। आपकी बात बिल्कुल सही है और इसलिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद भी इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर अभी भी वहाँ फतवे निकल रहे हैं, आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं, तो ये फिल्म और भी ज़्यादा इस संदर्भ में इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि अगर देश की जनता को मालूम ही ना हो कि कश्मीर की हकीकत क्या है, देश की जनता को ये मालूम ही ना हो कि जो लोग वहाँ पे पत्थरबाजी कर रहे हैं वो दरअसल क्यों कर रहे हैं, ये जो प्राइजेस मिलते हैं कश्मीर के तथा कथित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स को, ये क्यों हो रहा है, यही इस फिल्म ने ये काम किया है कि देश की जनता जो अब तक कश्मीर के नाम पे गुमराह हो रही थी, बाकायदा उनसे सच को छिपाया गया था, इस फिल्म ने सच्चाई को सामने लाकर लोगों की आंखें खोल दी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।